नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उक्त मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य में कुटुंब न्यायालय न्यायाधीशों के 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था। विराम। इस विज्ञापन में नियुक्ति के लिए विचारण किए जाने योग्य योग्यता और साथ ही कतिपय सेवा शर्तों के बाबत अनेक शर्तें समाविष्ट थी। विराम। चयनित अभ्यर्थियों को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनमें से कुछ को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। विराम। उक्त मामले में याचियों ने दलील दी थी कि कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक पद धारित करते हैं और वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायपीठ में उन्नयन के लिए विचारित किए जाने के हकदार हैं। विराम। इस दलील को स्पष्ट करते हुए यह दलील दी गई कि कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कानूनी नियमों के अंतर्गत होती है। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य और दायित्व सिटी सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के समान होते हैं और संक्षेप में वे किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कुटुंब न्यायालय सही अर्थ में अधिकरण होता है जो राज्य द्वारा उसके संविधान के अंतर्गत संपोषित सिविल अधिकारिता के न्यायालयों का राज्य की न्यायिक शक्ति के प्रयोजनार्थ सामान्य पदानुक्रम का भाग होता है। विराम। यह न्यायालय विधि द्वारा उनकी अधिकारिता से पृथक कर दिया गया है। विराम। पैरा। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति पर जोर दिया कि 1984 के अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता को विनिर्दिष्ट रूप से पृथक कर दिया गया था। इसलिए इस बात का भी आवश्यक रूप से यह अर्थ निकलता है कि कुटुंब न्यायालयों को केवल धारा 7(1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट मामलों पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है। कुटुंब न्यायालयों को स्थापित किए जाने में विधानमंडल के उद्देश्यों को स्पष्टतः समझे जाने के प्रयोजनार्थ विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि न्यायालय कुटुंब से संबंधित विवादों पर विचार करते समय ऐसा दृष्टिकोण अंगीकृत करेंगे जो सामान्य सिविल न्यायालयों में अंगीकृत दृष्टिकोण से पूर्णतया भिन्न होगा और उनको विचारण के आरंभ के पूर्व शांतिपूर्ण निपटारे के लिए युक्तिसंगत प्रयास करने होंगे। विराम। यही विचार विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में भी दोहराए गए थे।
कुटुंब न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य वैवाहिक और कुटुंब विवादों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के बजाय उनमें सुलह करने और रिट याचिका में किए गए प्रकथनों के खंडन के लिए प्रत्यार्थियों में से किसी के द्वारा कोई प्रतिशपथ पत्र फाइल नहीं किया गया है। तथापि प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 की ओर से रिट याचिका में आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह प्रकथन किया गया है कि चूंकि याची संख्या 1 सोसाइटी है और इसलिए यह राज्य का एक उपकरण होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 12 की परिधि के अंतर्गत आती है, ऐसे नागरिक को जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं सूचना प्राप्त करने से संबंधित नियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधान के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। विराम सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए किसी लोक प्राधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है और ऐसे प्राधिकारी को उक्त नियम की धारा 2 ज के अधीन परिभाषित किया गया है। विराम वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 की शिकायत पर जिसके द्वारा कतिपय सूचनाएं मांगी गई थी याचियों ने सूचना आयुक्त के समक्ष इस आशय का प्रारंभिक आक्षेप उठाया था कि याची सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि याची संख्या 1 लोक प्राधिकारी की परिभाषा के लोक प्राधिकारी नहीं है। विराम ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यार्थी संख्या 2 ने याचियों द्वारा उठाए गए आक्षेप का निपटान किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में विधि के अनुसार नहीं है। विराम राज्य आयुक्त का यह सभार कर्तव्य था कि वह ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और विधि की सुस्थापित स्थिति को दृष्टिगत करते हुए आक्षेप पर विचार करता। विराम यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 ने जिसने सूचना मांगी थी एक पत्र भेजा है जो अभिलेख पर है और उसमें यह उल्लेख है कि वह अब यह उक्त सूचना अभिप्राप्त करने में हितबद्ध नहीं है। विराम उपयुक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए रिट याचिका मंजूर की जाती है और प्रार्थी संख्या 2 द्वारा तारीख 6 जून 2011 को पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। विराम पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।